नमस्कार साथियों मैं शिरीष कुमार साव आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि कंप्यूटर के सामान्य परिचय पर आधारित है तो ज़रूर जाकर के देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आज हम एक नया विषय पर्यावरण पर चर्चा करने वाले हैं। यह पर्यावरण विषय सी-टेट, सी-जी-टेट और सभी राज्य के टेट परीक्षाओं में 30 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें पेडागॉजी के 15 अंक और कंटेंट से 15 अंक शामिल हैं। कुल मिला के ये 30 अंक के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से टीचर भर्ती की अगर बात करें तो पिछला टीचर भर्ती जो 2019 में हुआ था उसमें प्राइमरी के लिए जो असिस्टेंट टीचर के पद के लिए हुआ था उसमें 20 अंक के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस 20 अंक में पर्यावरण के पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र और कंटेंट दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय को बिना गंवाए पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, पर्यावरण के प्रकार क्या होते हैं, इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी क्या है और जैविक एवं अजैविक घटक क्या है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम पर्यावरण के सामान्य परिचय, पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा से शुरू करने वाले हैं। हमारा पहला विषय है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो इस प्रकार हम इन दोनों को मिलाकर अगर लिखें तो पर्यावरण शब्द का अर्थ होगा चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से घेरना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं चारों तरफ से घेरना। इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं मनुष्य या हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र, मनुष्य या हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन एवं क्रियाओं को, जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। एक बार देख लें क्या है पर्यावरण का अर्थ। हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों तरफ से घेरना। इसको कुछ हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, मनुष्य यानी कि हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जो हमें घेरे रहता है एवं हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है,
पर्यावरण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है। इसके अलावा एक और परिभाषा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, भूमि, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार से हमारे समक्ष दो परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा ठीक इसी प्रकार से है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, भूमि, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। हमने देखा पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण की दो परिभाषाएं। अब हम देखेंगे पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है भौतिक या अजैविक पर्यावरण। सबसे पहला जो है भौतिक या अजैविक पर्यावरण। दूसरा होता है जैविक पर्यावरण। तो इस भौतिक या अजैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जबकि इस जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। इसमें शामिल होंगे वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। यहाँ पर्यावरण के प्रकार में नाम ही से स्पष्ट है, भौतिक या अजैविक। अजैविक मतलब जिनमें जीवन न हो, उसे बोलते हैं अजैविक या भौतिक। तो इसमें शामिल होंगे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और जैविक पर्यावरण कहने का मतलब है जिनमें जीवन हो, इसमें आएंगे वनस्पति और जीव जंतु। तो इस प्रकार से पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। अब के घटक पर, तो पर्यावरण के घटक को मुख्यतः दो प्रमुख घटकों के आधार पर बांटा गया है। या हम यूँ कहें कि पर्यावरण को या पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। पुनः इस प्राकृतिक घटक को दो घटक, जिसको हम लोग कहेंगे जीवीय या जैविक, नाम से स्पष्ट है। जीवीय मतलब जिनमें जीवन हो। दूसरा है अजीवीय
दूसरा है अजीवीय, अजैविक या भौतिक। अजीवी कहने से तात्पर्य है जिनमें जीवन ना हो। भौतिक या अजैविक या अजीवी कहने से तात्पर्य है जिनमें जीवन ना हो। तो जीवीय या जैविक में सजीव प्राणियों का संसार आएगा। इसमें आएगा सजीव प्राणियों का संसार, सजीव प्राणियों का संसार, सजीव प्राणियों का संसार जैसे कि इसमें सारे जीव जंतु आएंगे। इसमें सारे क्या आएंगे? तो जीव जंतु आएंगे। इसके अलावा इसमें पादप भी आएंगे। पहला जीव जंतु आएंगे, दूसरा आएंगे क्या? पादप समुदाय, क्योंकि दोनों में ही जीवन होते हैं। जीव जंतुओं में भी जीवन होते हैं और पादप समुदाय में भी जीवन होते हैं। अजीवीय, अजैविक या भौतिक घटक, इसमें आएंगे निर्जीव पदार्थ का संसार। इसमें आएगा निर्जीव पदार्थ का संसार। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे निर्जीव पदार्थ का संसार। निर्जीव पदार्थ के संसार में शामिल होंगे स्थल, दूसरा जल, तीसरा वायु, इसी प्रकार से आगे प्रकाश, और आगे चलें तो मृदा एवं ताप, इस प्रकार से शामिल होंगे। इनमें जीवन नहीं होता है, ये निर्जीव पदार्थ के संसार होते हैं। स्थल, वायु, जल, प्रकाश, मृदा एवं ताप, है ना। अब हम देखते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण में इसके उदाहरण होंगे, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण होंगे जैसे कि इमारतें हैं, जैसे कि उद्योग है, इमारतें, उद्योग, सड़क, है ना, जैसे कि पुल हो गया, पार्क हो गए। इसके अलावा इसमें शामिल होंगे संस्कृति भी मानव निर्मित ही है। तो मानव निर्मित पर्यावरण में इस प्रकार से इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क और संस्कृति शामिल होंगे। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण का क्षेत्र। पर्यावरण का क्षेत्र, अगला विषय है पर्यावरण का क्षेत्र। पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, जल मंडल, इसी प्रकार से तीसरा वायुमंडल, और चौथा है जैव मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, एक एक करके हम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या भूपरपट्टी को हम स्थल मंडल कहेंगे। पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत, पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत, या यूं कहें जिसको हम लोग भूपरपट्टी भी कहते हैं, भूपरपट्टी भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। इसको हम लोग स्थल मंडल कहेंगे। तो पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, उसी को हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग स्थल मंडल है। पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग, इसको हम लोग कह सकते हैं लगभग 29%, 1/3 भाग, पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग स्थल मंडल है। अगला पॉइंट है, यह मंडल शैलों एवं खनिजों से निर्मित है। यह मंडल शैलों एवं खनिजों से निर्मित है।
ये स्थल मंडल है वो खनिजों से और सेलों से निर्मित है। अगला पॉइंट है, यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। यह मंडल मृदा की पतली परतों से ढका हुआ है। अगला पॉइंट है, इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पाए जाते हैं। इस मंडल में पर्वत, पठार और घाटी पाए जाते हैं। ये इतनी सार बातें हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत जिसमें हम लोग रहते हैं उसको हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं, और पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग यानी 29% भाग स्थल मंडल है। यह मंडल शैलों से और खनिजों से निर्मित होता है। यह मंडल मृदा की पतली परतों से ढका हुआ है और यह पर्वत, पठार, घाटी इस मंडल में पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं स्थल मंडल का क्या महत्व है। स्थल मंडल का क्या महत्व है तो देखते हैं इसका महत्व क्या है। हम इसी प्रकार से एक एक चीज़ को अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल पहला हमने देखा, इस प्रकार से इसमें गुण पाए जाते हैं। उसके बाद इसका क्या महत्व है तो यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है, यह मंडल हमें वन, कृषि और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। वन, कृषि और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। अगला है, यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास भी प्रदान करता है। पशुओं के चरने के लिए घास प्रदान करता है। ये इतनी सारी मुख्य बातें हैं इसमें। अगला हम लोग देखेंगे जैव मंडल। अगला हम लोग देखेंगे जल मंडल। जल मंडल, तो जल मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को हम लोग जल मंडल कहेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे तो जल मंडल कहेंगे। जल के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जल मंडल कहेंगे। अगला क्या है इसमें तो अगला ये है कि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग, पृथ्वी का लगभग कितना भाग तो 2/3 भाग। 2/3 कहने का मतलब कितना होगा, लगभग 71%, 71% भाग जल से ढका हुआ है, जलमग्न है। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग यानी कि 71% भाग जलमग्न है। अगला पॉइंट है, महासागर, झील, नदियाँ और जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। इसमें शामिल होते हैं जलमंडल में क्या क्या तो इसमें शामिल होते हैं महासागर, झीलें शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें देखें तो नदियाँ भी शामिल होती हैं, है ना, नदियाँ भी इसमें शामिल होती हैं और इसमें कुछ जलाशय भी शामिल होते हैं। तो जलमंडल में महासागर, झीलें, नदियाँ और जलाशय शामिल होती हैं। इनके सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, जल विभिन्न दशाओं जैसे कि बर्फ हो गया, वाष्प हो गया, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ये वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग कहें तो ये भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और बर्फ के रूप में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से जलमंडल की ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक बार से रिवाइज करते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, जलमंडल कहेंगे।
पृथ्वी का लगभग जो 2/3 भाग है यानी कि 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। इसके बाद हम लोग कहें कि महासागर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं और अन्य जलाशय जो हैं वो सम्मिलित रूप से इस जलमंडल का निर्माण करते हैं। और जल की जो विभिन्न दशाएं होती हैं, जल की विभिन्न दशाओं में जैसे कि बर्फ़ हो गया, जल हो गया, भूमिगत जल हो गया, जैसे कि वाष्प हो गया, इस प्रकार से अलग अलग दशाएं वाष्प, भूमिगत जल और बर्फ़ के रूप में इनकी दशाएं पाई जाती हैं। बर्फ़ कैसी दशाएं हैं? तो ठोस है, बर्फ़ कैसी दशा है? ठोस है। वाष्प कैसी दशा है? गैस है। और भूमिगत जल कैसी दशा है? ये द्रव की अवस्था है। इस प्रकार से 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों अवस्थाओं में जो जल है वह पाया जाता है। जैसे कि आप अंटार्कटिका की ओर देखेंगे तो वहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि जो जल है वो ठोस रूप में पाई जाती है। भूमिगत जल की बात करें तो ये इसमें हम लोग कहेंगे कि द्रवीय अवस्था में है। अगर हम वाष्प की बात करें तो हम कहेंगे कि ये गैसीय अवस्थाएं पाए जाते हैं। अब जलमंडल का क्या महत्व है, इस पर भी हम लोग विचार करते हैं। जल के बिना क्या हमारा जीवन संभव है? तो जल के बिना हमारा जीवन पहली बात तो संभव ही नहीं है। दूसरा बात ये है कि जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, है ना। तो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है, जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जल से ही बादलों का निर्माण होती है और बादलों से क्या होती है? तो वर्षा होती है। जल से ही क्या होती है? बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं, बादलों के निर्माण होती है और बादलों के निर्माण से ही क्या होती है? तो वर्षा होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जलमंडल क्या है और जलमंडल के महत्व किस प्रकार से हैं। अब हम देखेंगे वायुमंडल। अब हम देखेंगे वायुमंडल। तो हमारा तीसरा मंडल है वायुमंडल। वायुमंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। मतलब पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को, वायु के आवरण को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें शामिल होंगी? तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, जिनमें जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो ये 78%। इसके अलावा अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें 0.03% या अभी की मात्रा देखें तो 0.04% कह सकते हैं। इस प्रकार से वायुमंडल में वायु मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, है ना। मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। मिश्रण कहने का मतलब ये है कि इनका अनुपात निश्चित नहीं होता, है ना। इसके अलावा भी और गैसें हैं लेकिन मुख्यतः यही गैसें हैं। इनको आप जोड़ेंगे तो लगभग 98% के आसपास पाए हो जाएंगे। उसके बाद 2% जो पाए जाते हैं वो आर्गन, नियान जैसे गैसेस जो है ना पाए जाते हैं। तो इनके मिश्रण से वायुमंडल निर्मित होता है। इसके अलावा इस मंडल में धूल के कण और जलवाष्प ही पाए जाते हैं। धूल के कण, धूल के कण, धूल के कण वायुमंडल में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिग-जैग मोशन करते रहते हैं, है ना। धूल के कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं, जलवाष्प भी पाए जाते हैं। तो ये है आपका वायुमंडल। अब इस वायुमंडल का क्या महत्व है? इस वायुमंडल का क्या महत्व है? हमने विशेषता देख लिया, अब महत्व की बात करते हैं। तो महत्व ये है वायुमंडल कि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है ना। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जैसे कि पराबैंगनी किरण है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना। हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। आप देखे होंगे जैसे गर्मी के दिनों में लू चलतियाँ हैं, है ना। तो इस प्रकार से लू चलतियाँ हैं तो समुद्र के किनारों से ठंडी हवाएं किस प्रकार से एक दिशा से दूसरी दिशा में बहती हैं।
तो बादलों का भी निर्माण होता है। तीसरा है रेडियो संचार में मदद करता है ना। ये जो वायुमंडल है ये रेडियो संचार में क्या करता है, मदद करता है, रेडियो संचार में मदद करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायुमंडल क्या है। एक बार और देख लेते हैं। वायुमंडल में या पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हम लोग वायु के आवरण को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन हो गया 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, इनका जो है ना मिश्रण पाया जाता है। इसके अलावा वायुमंडल में धूल के कण और जल वाष्प भी पाए जाते हैं। अब इसके महत्व में हमने देखा कि जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा जो मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है वो इसी के प्रभाव की वजह से होता है कि लू किस प्रकार से चलती हैं, किस प्रकार से पृथ्वी पर एक दिशा से दूसरी दिशा में जो कछुआ पवन है उनकी हम लोग बात बाद में करेंगे, लेकिन किस प्रकार से पवनें एक दिशा से दूसरी दिशा में बहती हैं, गर्म से ठंडा की ओर या ठंडा से गर्म की ओर, तो उससे मौसम में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसके अलावा रेडियो संचार की भी यह मदद करता है, रेडियो संचार में यह मदद करता है। अब अगला हम लोग देखेंगे जैवमंडल। अगला हम लोग अंतिम मंडल की बात करेंगे जिसका नाम है जैवमंडल। नाम से ही स्पष्ट है, जैव संबंधित है जीव से, तो जैवमंडल। जैवमंडल चलिए क्या होता है जैवमंडल। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या क्या? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर वायु, जल और स्थल, जहाँ पर वायु, जल और स्थल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैवमंडल कहलाते हैं। यानी पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, वह छोटा क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। इसको हम लोग दूसरे प्रकार से इस प्रकार से ही परिभाषित कर सकते हैं। जैव का संबंध सीधा जीव से है, जहाँ जीवन संभव हो वही जैवमंडल है। और जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो वायु आवश्यक है जिसको आप सांस के रूप में लेते हो, जल आवश्यक है जिसको हम लोग पीते हैं, और स्थल, रहने के लिए स्थल आवश्यक है। तो संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर वायु, जल और स्थल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, हम उसे जैवमंडल कहते हैं। या जहाँ जीवन संभव हो उसे हम केवल जैवमंडल कहेंगे। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? जंतु सम्मिलित होते हैं और दूसरा सम्मिलित होते हैं पादप। तो जंतु और पादप मिल करके सम्मिलित रूप से इस मंडल का निर्माण करते हैं, क्योंकि दोनों में जीवन होता है, जंतुओं में भी जीवन होता है, पादप में भी जीवन होता है। ये दोनों मिल करके जैवमंडल का निर्माण करते हैं। अब महत्व के बारे में बात करें तो क्या महत्व है इसकी? तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है कि ये अनुकूल, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। एक ही अच्छा और बृहद महत्व है इसका कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि पर्यावरण का क्षेत्र स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, हमने इन सारे मंडलों की विशेषताएं देखी। इसके अलावा हम इनके महत्व पर बात किए। अब हम देखते हैं हमारा अगला विषय है इकोलॉजी, जिसे हम हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ओइकोस, और दूसरा शब्द है लोगोस, जिसमें ओइकोस का अर्थ है आवास, या घर, जबकि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना
जबकि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर हम लिखें तो इसका संबंध है घर या आवास के अध्ययन से। इसका संबंध किससे है? घर या आवास के अध्ययन से, है ना, घर या आवास के अध्ययन से है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वातावरण एवं जंतुओं के मध्य होने वाली आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक कहलाता है। हम कह सकते हैं कि वातावरण, हम क्या कह सकते हैं? वातावरण एवं जंतुओं के मध्य, वातावरण एवं जंतुओं के मध्य होने वाली आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन, होने वाली आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन, आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। तो वातावरण एवं जंतुओं के मध्य होने वाली आंतरिक क्रियाओं का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने पारिस्थितिकी को देखा। अब हम देखते हैं पारितंत्र, जिसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, या इसे हम लोग पारितंत्र भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? तो पारितंत्र भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो इसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है ना? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। या हम यूँ कहें कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। या हम आसान भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह जीवों में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध को दर्शाता है। पृथ्वी पर सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे वह जैविक हो या अजैविक हो। हम एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे देखिए अब हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इसे हम पारितंत्र भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो पारितंत्र भी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं? तो इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो पृथ्वी पर जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है। या हम कह सकते हैं कि पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं।
तो इसको आसान भाषा में हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध को प्रदर्शित करने वाले कारक को हम लोग पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में A.G. टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा 1935 में किसने किया था? A.G. टेंसले ने इसका प्रतिपादन किया था। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम की जो विचारधारा है वो 1935 में A.G. टेंसले ने रखी थी। जबकि पारिस्थितिकी हाँ, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को, इस पारिस्थितिक तंत्र के, इस इकोसिस्टम के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो पारिस्थितिक कहेंगे। इस इकोसिस्टम के स्टडी को, इस पारिस्थितिक तंत्र के किसको? अध्ययन को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे या पारिस्थितिकी कहेंगे। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो इकोलॉजी है। इसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने। किसने किया था इसका प्रयोग? तो इसका प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने कब किया था? तो ये 1869 में अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिक तंत्र, ये जो पारिस्थितिक तंत्र है प्रकृति का क्रियात्मक इकाई होती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। जो पारिस्थितिक तंत्र होती है ये क्या होता है? तो प्रकृति का क्रियात्मक इकाई होती है। प्रकृति का क्रियात्मक इकाई होती है। किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं? तो इसे देखिए, प्रकृति में जितने भी जीव रहते हैं, प्रकृति में जितने भी चीज़ रहते हैं वो या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं। और सजीव और निर्जीव में जो अंतर संबंध हमें प्रदर्शित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब प्रकृति में जितने भी चीज़ें घटित होंगी वो सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक तत्वों के बीच ही घटित होगी। इसीलिए प्रकृति को हम लोग क्या कहेंगे? क्रियात्मक इकाई। जितनी भी घटनाएं होंगी, जितनी भी क्रिया होगी वो प्रकृति पर ही होगी। इसीलिए प्रकृति क्या है? तो प्रकृति एक क्रियात्मक इकाई है। तो पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसी प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र ये कैसा हो सकता है? छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। कैसे छोटा बड़ा हो सकता है देखेंगे आगे। ये स्थायी भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अस्थायी भी हो सकता है। यह प्राकृतिक भी हो सकता है। यह क्या हो सकता है? तो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हो सकता है? प्राकृतिक हो सकता है और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित हो सकता है। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जो पारिस्थितिक तंत्र है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। जैसे कि अब हम समझते हैं कैसे कि छोटा कैसे बड़ा हो सकता है। जैसे हम लोग छोटे की बात करें तो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, जैसे वहाँ मछलियाँ रहती हैं, मेंढक रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वहाँ एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। वो छोटा होता है किसकी अपेक्षा? समुद्र की अपेक्षा। समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? बड़ा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ अगर हम लोग स्थायी और अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, जैसे हम समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, तो वो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों है? क्योंकि समुद्र के पानी जो है ना सूखने वाला नहीं है, है ना। और अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो जिसमें पारिस्थितिक तंत्र जो है ना बनते मिटते रहते हैं। जैसे कि तालाब हो गया, पानी सूख गया तो वहाँ के सारे जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र एक बार समाप्त हो जाएगी, तो वो अस्थायी है। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? तो प्राकृतिक का मतलब होता है जैसे कि स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ना, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है ना, ये है वनीय पारिस्थितिक तंत्र है, ये प्राकृतिक पारितंत्र है।
मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसीलिए हम इसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। जबकि मानव निर्मित पारितंत्र में क्या आएंगे, तालाब का पारितंत्र आएगा, मानव निर्मित पारितंत्र में एक छोटे तालाब पर निर्मित पारितंत्र आएगा, है ना। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो जब 1935 में ए.जी. टेंसले ने, इसको एक बार और मैं बता दूं, हमेशा याद रखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की जो अवधारणा 1935 में ए.जी. टेंसले ने की थी, तो उनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो उनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा है, तो ए.जी. टेंसले के अनुसार ए.जी. टेंसले के अनुसार मैं लिखना चाहूँगा, ए.जी. टेंसले के अनुसार एक पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम होता है। एक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, अर्नेस्ट हेगल के अनुसार, ए.जी. टेंसले के अनुसार 1935 में ए.जी. टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा रखी थी। तो ए.जी. टेंसले ने क्या कहा पारिस्थितिक तंत्र को लेकर, तो उन्होंने कहा एक पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य एक पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अंतःक्रिया का क्या होता है, तो परिणाम होता है। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध को परिभाषित करता है। एक पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसने कहा, तो ए.जी. टेंसले ने कहा। कब कहा, 1935 में कहा था, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिसको सीधे सीधे प्रश्न में पूछ सकता है। सबसे पहला, सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो होता है महासागर का। किसका होता है, तो महासागर का होता है। सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो महासागर का होता है। पारिस्थितिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ए.जी. टेंसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रथम प्रयोग है ना, प्रथम प्रयोग है, किसने किया था, तो ए.जी. टेंसले ने किया था। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना याद रखने वाली हैं। इसके अलावा पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर, तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। क्यों ऐसा है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, समुद्री जल। इसमें कौन कौन से जल शामिल होते हैं, तालाब, पोखर, समुद्री जल, समुद्र, ये सब शामिल होते हैं। तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का है। इसके अलावा हम कहें कि वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र है। कौन कौन से, वन, झील और घास का मैदान। वन, झील और घास का जो मैदान है, घास के मैदान का जो पारिस्थितिक तंत्र है, वन, झील और घास के मैदान का जो पारिस्थितिक तंत्र है,
वो प्राकृतिक पारितंत्र है। जबकि जैसे हम लोग कहें धान के खेत का, जैसे हम लोग कहें धान के खेत का या तालाब का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र है वो मानव निर्मित या कृत्रिम, मानव निर्मित को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कृत्रिम पारितंत्र भी कह सकते हैं। धान के क्षेत्र का जो पारितंत्र है वो कैसा पारितंत्र है, तो कृत्रिम पारितंत्र है। एक पॉइंट और, पारिस्थितिक तंत्र का या पारितंत्र का या इकोसिस्टम का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वह एक खुला तंत्र है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछता भी है कि पारिस्थितिक तंत्र कैसा तंत्र है, तो एक खुला तंत्र है। इसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। खुला तंत्र कहने का मतलब होता है इसमें ऊर्जा और पदार्थों का सतत निवेश होता है और बहिर्गमन होता रहता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा है ना, इसमें क्या होता है, तो ऊर्जा एवं पदार्थों का सतत निवेश होता है। सतत क्या होता है, निवेश होता है, एवं क्या होता है, बहिर्गमन होते रहता है। बहिर्गमन, इसमें पदार्थों एवं ऊर्जा का सतत निवेश होता है एवं बहिर्गमन होते रहता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जीव विद्यमान हैं, उसमें से अधिकांश जीवों के बारे में हमें पता है कि वे किस प्रकार दिखते हैं, किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार का भोजन करते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता है। लेकिन प्रकृति में अभी भी ऐसे बहुत से जीव हैं जिनके बारे में हमें जानना है या जिनके बारे में हमें पता नहीं है, या हम ये कहते हैं कि पहले वो जीव थे लेकिन आज वो जीव नहीं हैं। लेकिन कभी कभार वो जीव भी प्रकृति में दिखाई देते रहते हैं, कभी कभी वो जीव भी प्रकृति में दिखाई देते रहते हैं। मतलब पूरी तरह से वे विलुप्त नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ जीव विलुप्त हो चुके हैं। खुला तंत्र कहने का मतलब ये है कि हमें सारे जीवों के पारिस्थितिक तंत्र में होने न होने का जो प्रभाव है वो दिखता है। कैसे दिखता है, तो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए या प्रकृति के पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित रखने के लिए हम कह सकते हैं कि वे जीव जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं लेकिन वो प्रकृति में हैं उनका भी, और जो प्रकृति में मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानते हैं उनका भी रहना और प्रकृति को संतुलित करने में अतुलनीय योगदान है। क्यों? क्योंकि यही जीव जिनके बारे में हम जानते हैं और जिनके बारे में हम नहीं जानते लेकिन फिर भी हैं प्रकृति में, हम कहते हैं कि विलुप्त प्राय हैं या विलुप्त हो चुके हैं लेकिन कभी कभी दिखाई देते हैं, तो दोनों ही जीव प्रकृति को संतुलित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए हम पारिस्थितिक तंत्र को एक खुला तंत्र कहते हैं, क्योंकि इस तंत्र में, खुला तंत्र से मतलब ये है कि इसमें वे जीव जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं या हम कहते हैं कि ये विलुप्त प्राय हैं, विलुप्त हो चुके हैं, फिर भी प्रकृति में मौजूद होते हैं और आए दिन कहीं न कहीं दिखाई देते रहते हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। कैसा तंत्र है? पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है।